हेलो। राइट। तो इस लेक्चर में हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायोड। फर्स्टली इसमें हम देखेंगे रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर्स हमारे तीन टाइप्स के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, दैट इज सेंटर टैप्ड, एंड अनदर वन इज ब्रिज रेक्टिफायर। तो आज हम रेक्टिफायर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। सबसे पहले हम रेक्टिफायर की डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। रेक्टिफायर इज यूज्ड टू कन्वर्ट, किसको किस में कन्वर्ट, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग जो चीज़ होगी उसको किस में कन्वर्ट करेगा, इनटू डीसी वोल्टेज। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। तो जो घरों में हम चार्जर यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन के लिए, या फिर इन्वर्टर्स में बैटरी को चार्ज करने के लिए, पीछे से तो 230 वोल्ट एसी सप्लाई आ रही है, लेकिन बैटरी कौन सी वोल्टेज लेती है, डीसी। तो पहले हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम रेक्टिफायर्स यूज़ करते हैं। तो वो जो सर्किट है रेक्टिफायर के, वो कैसे काम करते हैं, उनकी कैसे एफिशिएंसी आती है, क्या कैलकुलेशंस होती हैं उसमें इन्वॉल्व, वो सब चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है। ओके। तो इट इज़ ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, ये इतने टाइप का होता है। हम एक एक टाइप को डील करेंगे उठा उठा के। इट इज़ ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, राइट। तो देखते हैं, सबसे पहले इसका सर्किट देखते हैं, उसके बाद फिर हम इसे डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले सर्किट बनाते हैं इसका, राइट। ये क्या हो गया, ये हमारी एसी इनपुट साइड होगी, ठीक है। जिसपे हमें 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी इनपुट मिलेगा, ठीक है। 230 वोल्ट इसमें आरएमएस वैल्यू है, ये याद रखना। मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू में डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के अंदर, राइट। इसके बाद ये है हमारी आउटपुट साइड, ठीक है। इसके मैंने टर्न्स कम कर दिए, बेसिकली मैंने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। जैसे आप मतलब जो बैटरी हम चार्ज करते हैं वो कितने की होती है, 12 वोल्ट की होती है, या नियर अबाउट जो भी हम इस टाइप की यूज़ करते हैं, ठीक है। फ़ोन की जो बैटरी होती है वो कम वोल्टेज पे चार्ज होती है, तो 230 वोल्ट को हमें स्टेप डाउन करना पड़ेगा, इसलिए हम स्टेप डाउन इन्वर्टर उसमें ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब ये है उसमें सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स एज कम्पेयर टू प्राइमरी काफ़ी कम होंगे, राइट, ठीक है। तो ये आगे हमने क्या लगा दिया इसमें, डायोड, राइट। डायोड के बाद यहाँ पे हम लगा देते हैं एक लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, लोड रेजिस्टेंस वो चीज़ है जिसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज हम मेजर करेंगे, ठीक है। ये होगी आर एल, लोड रेजिस्टेंस, इसका नाम हमने लिख दिया। इसके अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज निकालने की कोशिश करेंगे, सो दिस इज वी आउटपुट, राइट। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मर, ये हो गया हमारे पास डायोड, ठीक है। डायोड की ये कौन सी साइड होगी, ये एनोड साइड होगी। ये डायोड की कौन सी साइड होगी, कैथोड, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर लगा दिया, ये प्राइमरी साइड है उस ट्रांसफार्मर की, ये सेकेंडरी साइड है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, एनोड कैथोड। यहाँ पे डायोड लगा दिया हमने, एक लोड रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हम वोल्टेज देख रहे हैं, और लोड रेजिस्टेंस के अंदर ही जो करंट जाएगा वो देखेंगे, आई आउटपुट, राइट। इन दोनों को हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में थ्योरी लिख लेते हैं कि जो चीज़ें हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट, थ्योरी नहीं लिखते, पहले हम इसको जस्ट आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ये कि होता क्या है ये। एक बार इसकी वेव शेप्स वगैरह बना लेते हैं, बट थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी, तो वो हम शेप्स इस तरफ बना लेंगे, फिर थ्योरी में इस तरफ लिख देता हूँ, राइट। द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, द प्राइमरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग है जहाँ से हम एसी इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू, किससे कनेक्ट करते हैं उसे, इज कनेक्टेड टू एसी मेन्स, यानी एसी सप्लाई से हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का क्या क्या होता है, स्टेप्स अप, ये इसको स्टेप अप भी कर सकता है, स्टेप डाउन भी कर सकता है एसी वोल्टेज को एट द सेम फ्रीक्वेंसी एंड पावर। स्टेप्स अप और डाउन द इनपुट वोल्टेज
ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, जो हमारी रिक्वायरमेंट चाहिए, जितनी वोल्टेज हमें आउटपुट पे चाहिए उसी के अकॉर्डिंग। ऐसा भी हो सकता है आउटपुट में ज़्यादा वोल्टेज चाहिए हो तो उसके इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। ठीक है, एंड प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, और इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकली आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग इसमें आइसोलेट हो जाती है, बीच में मैग्नेटिक सर्किट उनको लिंक करते हैं। ठीक है, ये जब आप मशीन्स पढ़ेंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से एक समझ में आएगा कि मैं बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड पर ट्रांसफर हो रही होती है। तो जब तक नहीं कर रहे तब तक आप यही मान लीजिए। एंड प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, इलेक्ट्रिकली आइसोलेट कर दिया बिटवीन, किस किस के बीच में, जहाँ पे ये साइड कौन सी है, प्राइमरी साइड ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, ये कौन सी है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग, राइट। सारी चीज़ें लिख लेना। ये क्या चीज़ है आपकी, डायोड। आर एल क्या है आपका, लोड रेजिस्टेंस, राइट, बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, राइट। तो अब इसकी हम देखते हैं वर्किंग, ये काम कैसे करता है, राइट। तो इसके लिए हमें वेव शेप बनानी पड़ेगी। वेव शेप कैसे बनाते हैं हम, देखो, पहले एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर लो वर्टिकल, राइट। उस पर आप ये ऐसे ड्रॉ कर लो लाइन, एक्स एक्सेस, होगी एक्स एक्सेस आपकी, राइट। यहाँ पे भी एक एक्स एक्सेस ड्रॉ कर लीजिए, राइट। एक और एक्स एक्सेस बना लीजिए यहाँ पे। तो हम इसमें किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम थीटा के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को प्लॉट कर रहे हैं, इनपुट वोल्टेज को, इनपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा वो एंगल है जिसके रिस्पेक्ट में वो कर रहे हैं। तो बेसिकली हम साइन थीटा की वैल्यूज रख रहे हैं इसके अंदर, और कुछ नहीं कर रहे। अब जीरो पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, जीरो। देखिए पहले मैं बना देता हूँ वेव, इनपुट वेव आपकी इस टाइप से आएगी कुछ, राइट। राइट, ये आपकी इनपुट वेव हो जाएगी, इसको आगे भी ले जा सकते हो। तो ये एंगल कितना हो गया, जीरो। साइन 90 डिग्री पे क्या होता है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम होता है, तो यानी ये 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू दिखा दी हमने, इसको हम बोलते हैं पाई/2। 180 डिग्री पे साइन कितना होता है, जीरो, तो पाई पे ये दिखा दिया। फिर ये 3π/2 यानी 270 डिग्री के ऊपर साइन होता है -1, तो हमने नीचे दिखा दिया। अच्छा, 2π पे साइन की वैल्यू होती है फिर से जीरो, ये क्या हो गया, फिर से 2π में पाई/2 ऐड किया, 5π/2। ठीक है, तो जो हमारे घर सप्लाई आती है वो इस टाइप से आती है, एक पॉजिटिव साइकिल होती है, एक नेगेटिव साइकिल होती है। ठीक है, तो ये मैंने दिखाया है इसके अंदर आपको, राइट। तो ये हमारी इनपुट वोल्टेज है, ओके। तो अब हम देखते हैं इस इनपुट के बेसिस पे ये जो हमारा ट्रांसफार्मर और जो डायोड्स लगे हुए हैं कैसे काम करेंगे। देखो ये कैसे दिखाया मैंने, इसका सॉल्यूशन कैसे है। आई इसमें वोल्टेज वी इनपुट जो होती है वो आपकी होती है 230√2 साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी का मतलब होता है थीटा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा होता है एंगुलर डिस्टेंस, ओमेगा होती है एंगुलर स्पीड, टी होता है टाइम। तो जैसे उसमें होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, उसी तरह यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये एक्स इज इक्वल टू वी इंटू टी, ये बेसिक फॉर्मूला जो आपने 10th में पढ़ा होगा। तो उसी टाइप से साइन ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी इनपुट इज इक्वल टू 230√2 साइन थीटा। तो जब थीटा इक्वल टू जीरो होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, साइन जीरो से मल्टीप्लाई करोगे इसको, 230√2 इंटू साइन जीरो, साइन जीरो कितना, जीरो। तो देखो जीरो पे मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, इनपुट वोल्टेज जीरो से। जब ये वैल्यू आ जाएगी साइन 90, तो साइन 90 कितना होता है, 1, तो 230√2 इंटू वन कितना हो जाएगा, 230√2। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 के आसपास आती है आपकी 230√2। ये आप इवेलुएट कर सकते हैं,
ये वैल्यू आएगी 230√2। ठीक है, मैं √2 क्यों ले रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, ऐसे ही आप कैलकुलेट करते रहोगे। साइन 180 पे फिर से क्या होती है 0, तो फिर से 0 पे फॉल कर जाएगा। ऐसे आप वे बना दोगे। साइन की वैल्यूज पुट करनी है बस आपको इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे, और थीटा की वैल्यूज अलग अलग के लिए साइन 0, साइन 45, साइन 90, तो उसके लिए आपकी इनपुट वोल्टेज ऐसे आपकी प्लॉट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, देखो इस इन लाइन्स को नीचे ड्रॉ कर लीजिए, यूँ कहीं ऐसे 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 और ऐसे ऐसे, राइट। तो अब देखिए हम पहले लेते हैं पॉजिटिव साइकिल। पॉजिटिव साइकिल मतलब क्या है, जब आप अपने पास पीछे से पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव आएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो वाइंडिंग्स की अगर ओरिएंटेशन सेम है तो यहाँ हम डॉट लगा देते हैं उसको ये रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ अगर पॉजिटिव आया तो ट्रांसफार्मर में के अंदर क्या होगा, अगर डॉट सेम है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, राइट। तो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव देखो इस साइड से कनेक्टेड है। तो एक मिनट रुको, मैं आपको दूसरे पेन से बताता हूँ ये सब चीज़ें, राइट। देखिए ये नेगेटिव यहाँ से कनेक्टेड है आपका, तो ये यानी इस टर्मिनल का पोटेंशियल क्या है नेगेटिव, तो इसी तरह इसका भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो अब ध्यान से देखिए, जो मेरी एनोड है डायोड की वो किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से, राइट। देखो एनोड किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से। और अगर हम ये देखें डायोड के अंदर, अगर हमारे पास एनोड पॉजिटिव से टर्मिनल से कनेक्ट होती है बैटरी के, तो क्या होता है, जब बैटरी के पॉजिटिव तो फॉरवर्ड बायस हो जाता था। तो ये बस पीछे से बस सप्लाई एसी है तो पॉजिटिव ही, तो ये डायोड क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। और जैसे ही ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो ये डायरेक्टली जो वोल्टेज है जो यहाँ पे आई है इनपुट वोल्टेज, जो इसके क्रॉस आई है सेकेंडरी वाइंडिंग के क्रॉस, उससे क्या होगा, करंट ऐसे ऐसे फ्लो करना स्टार्ट करेगा। डायोड जैसे फॉरवर्ड बायस होगा 0.7 वोल्ट तक तो ब्लॉक करेगा, पर 230√2 के सामने 0.7 वोल्ट की क्या औकात है, यानी बहुत कम है, वो 400 वोल्ट के आसपास है, वो 0.7 वोल्ट, तो ये एकदम डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे डायोड कंडक्ट करेगा तो यानी डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यानी कोई ड्रॉप नहीं करेगा, तो ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको ऐसे इसको जाते हुए करंट आराम से इजिली लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस चला जाएगा। तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब करंट फ्लो करेगा तो ये जो वोल्टेज यहाँ पे थी बिना कोई से ऑलमोस्ट बहुत कम या 0.7 वोल्ट का ड्रॉप होने के बाद वो वोल्टेज कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पे, यूं का यूं। और जो ये नेगेटिव टर्मिनल है वो तो इससे कनेक्टेड है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल से, तो यानी जो वोल्टेज आपकी यहाँ पे अपेयर हुई इन दो पॉइंट्स के बीच में, वही वोल्टेज आपकी यानी आउटपुट पे अपेयर हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव साइकिल के अंदर आउटपुट वो है वही वोल्टेज आ जाएगी। तो आउटपुट पे अगर आपको वही वोल्टेज चाहिए तो फिर आपका कैसे बनेगा आउटपुट वेव, कैन यू टेल मी, गेस, यस। तो ये आपका बहुत इजीली अब आप प्लॉट कर सकते हो, कैसे, जब तक 180 डिग्री नहीं होता, जब तक पॉजिटिव वेव चल रही है, ये क्या बनेगा, जीरो पे जीरो, यूं की यूं आ जाएगी वोल्टेज, राइट। ये देखो ये 90 डिग्री पे मैक्सिमम हुआ और फिर ये 180 डिग्री पे जीरो हो गया, पाई/2 जीरो पाई, सेम, कोई डिफरेंस नहीं आएगा आउटपुट वोल्टेज के अंदर, इट्स ऑलमोस्ट सेम। ये भी आउटपुट आप किसके रिस्पेक्ट में प्लॉट कर रहे हो, फिर से थीटा के रिस्पेक्ट में। अब देखते हैं हम नेगेटिव वेव। नेगेटिव वेव का मतलब क्या होता है, अब नेगेटिव साइकिल आ गई जब, तो क्या होगी आपकी वोल्टेज नेगेटिव। वोल्टेज नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो, राइट। ये मैं आपको बताता हूँ वोल्टेज नेगेटिव होने का क्या मतलब होगा। देखो अगर वोल्टेज नेगेटिव होगी मेरे पास तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज़ क्या हो जाएगी नेगेटिव, ये चीज़ हो जाएगी पॉजिटिव, नीचे वाली चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर वाली चीज़ क्या हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला मेन टर्मिनल था, अब वोल्टेज आपकी नेगेटिव हो चुकी है, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो इसके नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि डॉट डॉट इस पोलैरिटी पे है, तो ये जो जो इसकी पोलैरिटी होगी, डॉट का मतलब ये है जो यहाँ के ऊपर वाले की पोलैरिटी होगी वहीं ऊपर वाले की पोलैरिटी वही सेम होगी। ठीक है, तो अब इस केस में ऊपर वाले की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, जैसे उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा था, इस केस में क्या आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। तो यानी ऊपर वाले की पोलैरिटी क्या होगी नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, राइट। इतना आ गया आपको समझ में, राइट। तो अब इस केस में ध्यान से देख के मेरे को बताइए कि एनोड के ऊपर कौन सा साइन आ रहा है, एनोड को कौन सी चीज टच कर रही है। चलिए इसको इस पेन से करते हैं, ये एनोड है आपका, इस एनोड के साथ अब कौन सा टच कर रहा है नेगेटिव। तो एनोड के ऊपर जब नेगेटिव आता है तो डायोड क्या हो जाता है अपने पास, रिवर्स बायस,
ये पिछले नोट्स में, पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है कि पीएन जंक्शन डायोड को अगर आप रिवर्स बायस करना है तो पी साइड को आप क्या कर दीजिए, यानी एनोड को आप नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ बैटरी तो है नहीं, यहाँ एसी सप्लाई है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव चीज जब एनोड से कनेक्ट होगी तो उसका क्या हो जाएगा, एनोड यानी आपका डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब क्या हो गया, डायोड ये वाला रिवर्स बायस के अंदर क्या बताया था मैंने, बहुत कम करंट कंडक्ट करता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करंट, जो कि माइक्रो एम्पियर्स में होता है। तो अगर हम उसे नेग्लेक्ट भी कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, तो डायोड यहाँ पे क्या हो गया, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट यानी सर्किट को खोल दिया डायोड ने। सर्किट को खोल दिया तो अब डायोड यानी सर्किट में रहेगा नहीं। डायोड इस सर्किट में नहीं रहेगा तो ये कैसे बिहेव करेगा, ऐसे ओपन हो चुका। तो जब सर्किट में नहीं रहा डायोड, कोई सर्किट क्लोज ही नहीं हो रहा, तो अब देखो ये वोल्टेज जो इस तरफ है, जस्ट अ मिनट, ये जो वोल्टेज इस तरफ है नेगेटिव, वो अब इसकी तरफ यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगी। क्यों, क्योंकि बीच में से तार टूट गई, यानी ओपन सर्किट हो गया। अब ये जो वोल्टेज है वो इस तरफ नहीं आ पा रही। इस तरह इसी तरह ये वोल्टेज बेशक आ जाए, लेकिन जब ये वोल्टेज यहाँ पे नहीं आ पा रही तो सर्किट तो कंप्लीट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब अगर सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट के ऊपर क्या हुआ, कोई आउटपुट वोल्टेज अपीयर ही नहीं होगी, क्योंकि डायोड ने ब्रेक कर दिया ना सर्किट। सर्किट में जब कोई करंट ही नहीं फ्लो होगा तो वोल्टेज कैसे आएगी इस तरफ, ठीक है, क्योंकि ओपन सर्किट हो चुका है, सर्किट टूट चुका है। तो इसलिए यानी इस केस में क्या हो जाएगी, आउटपुट वोल्टेज आपकी जीरो। जीरो कब तक होएगी, जब तक ये नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव कब तक रह रहा है, ध्यान से देखो इसमें, पाई से 2 पाई तक। तो पाई से 2 पाई तक वैल्यू क्या हो जाएगी आउटपुट वोल्टेज की, जीरो, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या हुआ, 2 पाई से यानी 360 डिग्री के बाद फिर से क्या हुआ, साइन पॉजिटिव होना स्टार्ट हुआ। जैसे ही साइन पॉजिटिव होगा तो फिर से वही चीजें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये टर्मिनल क्या हो जाएगा फिर से आपका पॉजिटिव, नीचे वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, राइट। जस्ट अ मिनट, नेगेटिव। इसी तरह ये टर्मिनल क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और नीचे वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा यहाँ पे प्राइमरी साइड का नेगेटिव। तो जैसे ही ये होगा डायोड क्या हो जाएगा, फिर से काम करना स्टार्ट कर देगा। काम करना स्टार्ट कर डायोड फिर से क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा उस केस के अंदर। तो ये रिवर्स बायस का केस क्या हो जाएगा यहाँ पे खत्म, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहा था जस्ट। और ये ओपन सर्किट की जगह ये ओपन सर्किट नहीं रहेगा फिर। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव इजिली यहाँ पे आ जाएगा, डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। जस्ट अ मिनट, फॉरवर्ड बायस हो गया डायोड, यहाँ पे आ गया तो ये पॉजिटिव साइन आ गया, इधर नेगेटिव साइन आ गया। तो यानी फिर से लोड वोल्टेज के क्रॉस क्या होगी, वोल्टेज अपीयर होगी। तो यानी आपकी क्या होगी, वोल्टेज की यही सेम वेव फॉर्म बननी, जो कि बननी चाहिए, राइट। अब देखिए करंट की, आउटपुट करंट कैसे आएगा। आउटपुट करंट जैसे ओम्स लॉ लगाते हैं। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो V कितना है इसमें, V आउटपुट, जो भी V आउटपुट है इज इक्वल टू आई आउटपुट गुना आर। आर मेरा लोड रेजिस्टेंस है जिसके क्रॉस में करंट निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो आई आउटपुट यहाँ से क्या आ जाएगा, V आउटपुट बटा आर एल। तो यानी कि V आउटपुट की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, 230√2 साइन जो भी था मैग्नीट्यूड, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर एल। यानी अगर आर एल ज़्यादा है तो यानी क्या करेगा, ये वोल्टेज के इफेक्ट को कम कर देगा। और करंट भी वैसे ही रहेगा, अगर पॉजिटिव साइकिल है तो करंट रहेगा, नेगेटिव साइकिल के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यानी हम करंट की अगर वेवफॉर्म बनाएंगे तो कैसे बनेगी, एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगी। बस क्या हो जाएगा, वो उसका एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो जाएगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड वैसे भी कम होता है। अब अगर आप 5 वोल्ट की बैटरी लो और 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो तो करंट कितना आएगा, 2 × I देखो, 5/2 कितना हो गया, 2.5 एम्पियर नहीं हो गया। तो वोल्टेज तो 5 है, करंट कितना है, 2.5, यानी आधा है उससे, आधा है तो वो नीचे बनेगा। उसी टाइप से यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लोगे तो आप करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी टाइप से सेम सेम ऐसा ही शेप आएगी, लेकिन करंट का क्या हो जाएगा, वेव फॉर्म में नीचे आ जाएगा, बस मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा करंट, ये, ठीक है। ये चीज़ क्या होगी आपका आई आउटपुट। तो वी आउटपुट और आई आउटपुट दोनों अगर आप दिखा रहे हैं थीटा के साथ, राइट। तो ये चीज़ हमारी थी मेन इसके अंदर, ठीक है। ये आप करते रहिए, ये इक्वेशंस वगैरह आप देख लीजिए, राइट। तो जस्ट अब इसकी वर्किंग लिखनी है आपको, कुछ नहीं करना। सो एज वी कैन सी, इसकी वर्किंग कैसे लिखनी है, एज वी कैन सी फ्रॉम द अबव फिगर, इस फिगर से हम ये देख सकते हैं दैट इन पॉजिटिव हाफ के अंदर क्या हो रहा है, द डायोड गेट्स फॉरवर्ड बायस्ड। हमारा जो डायोड है वो क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया,
फॉरवर्ड बायस हो गया, तभी तो कंडक्ट कर रहा था, राइट। जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया जैसे उसको लिख रहा हूँ। एज ए गेट्स कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ए मीन्स एनोड gets connected to positive terminal of the battery, right, and K gets connected to, and K means cathode, gets connected to negative terminal of the battery। एनोड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है, उसको नेगेटिव से कर दिया। एज अ रिजल्ट आउटपुट वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस डायोड आरएल। तो इससे क्या हुआ, आउटपुट वोल्टेज किसके क्रॉस आ जाएगी, क्योंकि डायोड ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट यानी वो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं करवाएगा, तो जो इनपुट वोल्टेज है सेकेंडरी एंड पे ऑब्टेन हुई है वो डायरेक्टली हमें लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस मिल जाएगी, ठीक है। एज अ रिजल्ट द आउटपुट वोल्टेज appears across RL, but in negative cycle में क्या होगा, the diode gets reverse biased। डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि एनोड किससे कनेक्ट हो जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल से। कैथोड किससे कनेक्ट हो जाएगी, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो डायोड क्या हो जाएगा आपका, रिवर्स बायस। एंड हेंस डजंट ऑपरेट, और इसकी वजह से क्या होगा, ऑपरेट नहीं हो जाएगा, ऑपरेट नहीं होगा यानी ओपन सर्किट हो जाएगा। ड्यू टू विच उससे होगा क्या, कोई आउटपुट वोल्टेज अपीयर नहीं होगी, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ड्यू टू विच नो आउटपुट वोल्टेज appears across the RL, RL यानी लोड रेजिस्टेंस, राइट। अब देखो ये हमने निकाल दिया, तो अब हमें इसके क्या करने हैं, अलग अलग पैरामीटर्स निकालने हैं कि एवरेज करंट कितना रहेगा। एवरेज करंट का मतलब क्या है कि भाई ये करंट अपना एक साइकिल ये होगी, दूसरी साइकिल ये होगी, कंप्लीट साइकिल के अंदर ये देखो सिर्फ पॉजिटिव हाफ के अंदर फ्लो कर रहा है करंट, वो भी आपका इतना, ठीक है। नेगेटिव हाफ में करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो एवरेज तौर पे कितना करंट फ्लो किया, जीरो से लेकर 360 डिग्री तक, ठीक है। वो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट हमें निकालनी, राइट। एवरेज करंट होता है, इसमें आरएमएस करंट होता है, ये पैरामीटर्स होते हैं, इसके कैलकुलेट करने बहुत जरूरी होते हैं, ये आपके सिलेबस में है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, राइट। तो देखते हैं, जिससे हमें रेक्टिफायर के बारे में पता चलता है, जब आप यूज़ करते हो उसको तो उसकी रेटिंग्स देख के ही पता करते हो आप, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। दिस इज रिप्रेजेंटेड एज आई एवरेज, ओके। तो आई एवरेज की वैल्यू क्या होती है, पीरियड पूरा, कितना पीरियड, 2 पाई 1/360 डिग्री। कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर 2 पाई तक आप कर रहे हो। कौन सी वेव है ये, जो वोल्टेज की वेव थी वैसी करंट की वेव है। वोल्टेज की वेव क्या थी, वी एम साइन थीटा थी, 230√2 को हमने क्या ले लिया था, वी एम, ठीक है। ये 230√2 तो जो था इसको हमने एम्पलीट्यूड यानी वी एम मान लिया था। तो वी इनपुट किसके बराबर था, वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो जीरो से लेके जब तक पाई हो रहा है तब तक तो जो करंट है वो इनपुट वाला वही फॉलो कर रहा है, ये साइनसोइडल ही है। पाई से लेके यानी 180 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक करंट क्या है, जीरो। तो ये बेसिकली जो मैं सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, ये इंटीग्रेशन का सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, ये आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आप आगे बढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, राइट। 0 to 2 पाई वी एम आई एम, क्योंकि करंट के निकाल रहे हो आप, आई एम साइन थीटा डी थीटा, थीटा के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो, जो थीटा अपने एक्स एक्सेस पे लिया है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 पाई 0 to 2 पाई, यानी इस पीरियड के अंदर क्या है, ये साइन वेव ही है, तो आई एम साइन थीटा डी थीटा प्लस पाई टू 2 पाई क्या चीज़ हो जाती है, ये चीज़ जीरो इंटू डी थीटा। तो जीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे वो चीज़ क्या हो जाएगी, जीरो। और ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना, साइन थीटा डी थीटा ये इंटीग्रेशन करके क्या आता है, माइनस कॉस थीटा,
ठीक है। तो बस आपको ये करना है 1/2 पाई माइनस कॉस थीटा 0 to पाई। ठीक है, ये जस्ट ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो जब ये साइन नेगेटिव होता है तो यानी हम इसकी लिमिट्स जो हैं वो जो ऊपर नीचे जो लिमिट्स उनको चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो वो साइन पॉजिटिव हो जाता है। तो कॉस थीटा साइन, अब ये क्या हो गया 0 to पाई, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 पाई। ओके, आई एम तो मैंने लगाया ही नहीं, आई एम साइन थीटा था ना, तो आई एम 1 into आई एम यहाँ पे करना पड़ेगा, आई एम बाहर आ गया ना यहाँ से, साइन थीटा का रह गया फिर इंटीग्रेशन सिर्फ, वो होता है माइनस कॉस थीटा, तो 1 into आई एम यहाँ पे, तो आई एम बटा 2 पाई ये लिख सकता हूँ मैं इसको। कॉस थीटा, अब देखो ये ऊपर वाली जो लिमिट है पहले उसको रखो इसमें थीटा की जगह, ये वैल्यू है 0, फिर थीटा की वैल्यू रखो पाई। अब आप अपनी टेबल के अंदर चेक कीजिए जो आपके पास होगी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 180 यानी पाई की वैल्यू होती है -1। तो देखो ये करके आएगी वैल्यू आपकी आई एम बटा 2 पाई इंटू में 2, 1 + 1 बन गई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 2 से 2 कट गया, तो आई एवरेज की वैल्यू क्या आ गई आपके पास आई एम बटा पाई। राइट, ये एवरेज करंट निकल गया आपके पास। तो ये आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको फर्स्ट नाम ले लीजिए इक्वेशन। राइट, अब हम करते हैं क्या, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, जो सेकंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इसका। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। ये किसी भी सर्किट में निकालने के लिए हम इसलिए देखते हैं ताकि उसमें ये पता चल जाए एसी कंपोनेंट कितना प्रेजेंट है, ठीक है, और डीसी पार्ट कितना प्रेजेंट है। तो ये निकालने का तरीका क्या है आपका, सिंपल, आप क्या कीजिए पहले स्क्वायर लीजिए, आई स्क्वायर आर एम एस, इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ 0 to 2 पाई, पीरियड कहाँ से कहाँ 1 से 2 पाई इसके अंदर 360 डिग्री तक। अच्छा, और ये करंट को आप स्क्वायर कर दीजिए, जैसे उसमें लिया था ना आपने आई एम साइन थीटा, यहाँ पे स्क्वायर करके लीजिए, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। राइट, तो बस फिर इसको आपको आगे खोलना ही है बस 0 to 2 पाई। अब आप ध्यान से देखो 0 to पाई के अंदर तो क्या है आपकी आई एम साइन थीटा ही है वो, तो आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, और फिर पाई से 2 पाई की वैल्यू क्या हो रही है 0, तो फिर 0 से पाई पे रखिए इसको, ये क्या हो गया आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, पाई से 2 पाई क्या हो गया 0 डी थीटा, तो 0 की तो किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो वो चीज़ क्या हो जाएगी 0, तो ये क्या बच गया सिर्फ, जैसे एवरेज वैल्यू निकाल रहे थे बस यहाँ स्क्वायर करके निकाल रहे हैं, ये डिफरेंस है इसमें। राइट, 1/2 पाई आई एम स्क्वायर बाहर ले आइए, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 to पाई। राइट, तो इसको या तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए या आप डायरेक्टली, वैसे मैं बता देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - cos 2 थीटा/2, अगर जिसने ट्रिग्नोमेट्री ध्यान से पढ़ी है तो उसको इजीली आता होगा ये फॉर्मूला। तो भी अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो भी जस्ट आप क्या कीजिए, ये बस जस्ट आप पुट कर दीजिए 1/2 पाई आई एम स्क्वायर, ये फॉर्मूला डायरेक्टली उठा के पुट कर दीजिए साइन स्क्वायर की जगह 0 to पाई 1 - cos 2 थीटा डी थीटा बटा 2, तो वो 2 को मैं बाहर ले आया। राइट, तो क्या होगी आई, इसको आई एम स्क्वायर बटा 4 पाई आ गया इस तरफ। राइट, अब अंदर क्या रह गया आपका 1 यानी डी थीटा, 1 × डी थीटा 0 to पाई, ठीक है, माइनस cos 2 थीटा डी थीटा 0 to पाई, तो इसका तो पीरियड ही पाई होता है, तो इसको तो आप वैसे कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, जहाँ कॉस थीटा का पाई पीरियड 2 पाई होता है तो कॉस 2 थीटा का पीरियड पाई हो जाता है, यानी एक साइकिल के अंदर जैसे कॉस थीटा कंप्लीटली 0 हो जाता है तो कॉस 2 थीटा 180 डिग्री के अंदर 0 हो जाता है। ठीक है, ये आप जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। बस यहाँ पे आप क्या करो, डी थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, डी एक्स की इंटीग्रेशन होती है हमेशा एक्स, तो डी थीटा की जगह क्या आ जाएगा थीटा, बस थीटा यहाँ पे रख दिया 0 to पाई, जस्ट आप लिमिट्स पुट कर दीजिए अब इसमें, आई एम स्क्वायर बटा 4 पाई इंटू पाई -0, तो पाई से पाई कट गया, पाई -0 क्या पाई, तो ये क्या बन गया आई एम स्क्वायर बटा 4, तो यानी इसका आप आर एम एस वैल्यू निकालोगे तो आई आर एम एस कितना आ गया, आई स्क्वायर आर एम एस कितना हो गया आई एम स्क्वायर बटा 4, तो आई आर एम एस अगर यहाँ से निकालोगे तो कितनी होगी आई एम बटे
2। ठीक है, ये आपकी होगी सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब हम तीसरा फैक्टर जो इसके अंदर निकालते हैं वो है रिपल फैक्टर। देखो सबसे पहले हम आई ए सी भी निकालते हैं इसमें कि ए सी कॉम्पोनेंट कितना प्रेजेंट है इस पूरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ए सी कॉम्पोनेंट निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, आर एम एस क्या होता है, प्योर ए सी, और डी सी क्या है, जो डी सी है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, आई ए सी निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आई स्क्वायर आर एम एस माइनस आई स्क्वायर डी सी, ये राइट, ये होता है आपका, राइट। तो अब हम इसमें निकालेंगे रिपल फैक्टर। सबसे पहले इस करंट के अंदर इतने परसेंट एसी है, आई ए सी। ठीक है, अब कोई भी अच्छा रेक्टिफायर कौन सा होगा जिसके अंदर एसी कंपोनेंट कम से कम हो, डीसी कंपोनेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि बैटरी को क्या चाहिए, डीसी। ठीक है, उसी तरह इन्वर्टर की बैटरी को क्या चाहिए, डीसी। तो अगर उसके अंदर फिर से एसी आ रहा है, रिपल्स आ रही हैं ऊपर नीचे ऐसा हो रहा है, तो वो ऐसी नहीं मिल रही ना हमें आउटपुट वोल्टेज। तो यानी उस केस में क्या हो रहा है हमारे पास, ये इनएफिशिएंट है। ठीक है, तो हमें इसको किस में, इसमें कन्वर्ट करने का सोचना पड़ेगा, रेक्टिफायर या फिल्टर्स लगा के हम प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने की सोचेंगे उसको। ठीक है, तो वो लेकिन पॉसिबल इतना इजीली नहीं होता, लेकिन फिर भी हम वो किस तरीके से, कौन से पैरामीटर्स से डिस्कस किया जाता है वो हम यहाँ देखेंगे। तो यानी इसके अंदर ए सी रिपल फैक्टर का मतलब क्या होता है, इट इज द वैल्यू ऑफ, मैं डेफिनेशन बता देता हूँ उससे पता चलेगा आपको। ए सी कॉम्पोनेंट, not the value, it's the ratio, I'm sorry, it is the ratio of, ratio यानी division, AC component to DC component, right, it is represented by R। इसको हम किससे represent करते हैं, R से, right। तो R की वैल्यू होती है अपने पास IAC अपॉन IDC, राइट। तो इसको हमने फिर से कैसे लिखेंगे, आई स्क्वायर आर एम एस, जो भी फॉर्मूला यूज़ किया, माइनस आई स्क्वायर डी सी बटे में आई डी सी। तो अगर ये आई डी सी एक है, तो अगर इसको अंडर रूट के नीचे लेके जाएंगे तो अब वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ही हो जाएगा फिर से। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर आर एम एस माइनस आई स्क्वायर डी सी अपॉन में आई स्क्वायर डी सी, पूरे के ऊपर अंडर रूट कर दिया मैंने। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसके एक बार इसके नीचे लिख दीजिए, एक बार उसके नीचे लिख दिया, आई आर एम एस अपॉन आई डी सी का होल स्क्वायर माइनस 1, आई डी सी स्क्वायर अपॉन आई डी सी स्क्वायर 1 हो गया। तो आई आर एम एस कितना होता है आपके पास, ये रेशो क्या होती है, ये रेशो आती है आपकी पाई स्क्वायर बटा 4। ये वैल्यूज़ आप पुट कर लीजिए वहाँ से, आपको आ जाएगा अंडर द रूट पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 1, और ये वैल्यू हो जाएगी 1.21, राइट। चौथा पैरामीटर इसके अंदर रह गया एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफिकेशन। जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में मैंने आई आर एम एस की वैल्यू बताई थी ना, आई बटा 2, और आई डी सी की क्या बताई थी मैंने, आई बटा पाई। तो पाई ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा, फिर पाई स्क्वायर बटा 4 आ जाएगा वहाँ से। ऐसे यूज़ किया मैंने वो फर्स्ट एंड टू, यूजिंग फर्स्ट एंड टू, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, करेक्ट। हम करते हैं एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफिकेशन। मैं थोड़ा फास्ट फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी पैरामीटर्स हैं। अगर हम ऐसे एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बताने लग गए तो ये शायद नहीं हो पाएगा फिर हमसे। ये फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज आप वैसे भी याद कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो। इट इज़ द रेशियो, रेशियो ऑफ क्या है, आउटपुट डीसी पावर ऑफ अ सर्किट टू इनपुट एसी पावर। जो आउटपुट आप क्या ले रहे हो, डीसी, तो जो उसकी पावर है, और इनपुट आप क्या दे रहे थे, एसी, राइट। यहाँ लिख लीजिए पावर टू इनपुट एसी पावर, राइट। तो जस्ट अब आप देखिए आउटपुट डीसी पावर क्या है आपकी, आउटपुट डीसी पावर that is equal to PDC. PDC is basically equivalent to I square DC into RL, that is equal to V square DC बटा RL, that is equal to I square DC। IDC यानी I एवरेज की वैल्यू क्या थी आपकी, IM बटा
पाई, सीधा वो ठोक दीजिए इंटू आर एल, ये डाल दीजिए इसको। वही क्वेश्चन को डायरेक्टली मैंने यूजिंग वन फर्स्ट इक्वेशन से जो मैंने आई डी सी निकाला था वो मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करते हैं, आउटपुट ए सी पावर निकालते हैं। ए सी पावर के अंदर मैं क्या बता रहा था, आर एम एस वैल्यू यूज़ होती है, तो पी ए सी इज बेसिकली इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर एल। आई स्क्वायर आर एम एस कितना था, सेकेंड इक्वेशन से आई एम बटा टू का स्क्वायर गुणा में आर एल, ये यूजिंग सेकेंड। हमें क्या लेनी है, रेशो एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफिकेशन। भाई कितना रेक्टिफाई कर पाया वो, कितनी एफिशिएंसी आई रेक्टिफिकेशन की। अगर 100% कर देता तो प्योर एसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट कर देता तो बहुत अच्छा रेक्टिफायर हो जाता, लेकिन वो इतनी नहीं आती। कितनी आ रही है इसकी एफिशिएंसी वो हम देखते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो ये जस्ट वैल्यू आप उठा के पुट कर दीजिए। आउटपुट डीसी पावर, आउटपुट डीसी पावर कितनी, आई एम बटा पाई का स्क्वायर गुणा में आर एल बटे में आई एम बटा टू का स्क्वायर गुणा में आर एल। अब देखें आर एल से आर एल कट गया, आई एम स्क्वायर से आई एम स्क्वायर कट जाएगा, तो ये क्या बच गया, 1/पाई का स्क्वायर नीचे 1/2 का स्क्वायर, तो ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 बटा 1/पाई स्क्वायर। जस्ट मिनट, खिचपिच हो गई यहाँ पे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/पाई स्क्वायर बटा 1/4, तो ये 4 ऊपर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 4/पाई स्क्वायर इंटू परसेंटेज में निकालनी है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 40.6%। पाई की वैल्यू क्या रखनी है यहाँ पे, सबको पता होती है, पाई इज इक्वल टू 3.14, ये रखो। तो 40.6%, यानी कि अपना जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो 40.6% ही आउटपुट डीसी देगा। अगर हम एसी 100 यूनिट डालते हैं तो 40.6 यूनिट डीसी यूनिट देगा आउटपुट में। ठीक है, देखो कितनी वेस्टेज होगी इसके अंदर, बहुत ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी कम आ गई रेक्टिफिकेशन की। तो यानी इतना अच्छी चीज़ नहीं है। 60% जो पावर वैसे ही खा जाएगा, जो सप्लाई नहीं कर पाएगा लोड को, तो उस केस में क्या हो गया, वो चीज़ की अच्छी है या खराब, ऑब्वियसली खराब है वो चीज़। तो इसलिए इसकी एफिशिएंसी और रेक्टिफिकेशन पुअर होती है, इसीलिए हम ये एफिशिएंसी और रेक्टिफिकेशन निकालते हैं। और इससे आपको तभी ये भी पता चल गया होगा कि हम आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू क्यों निकाल रहे थे, क्योंकि उसी से पता चला कि अपनी एफिशिएंसी और रेक्टिफिकेशन इतनी आ रही है। ठीक है, कोई भी चीज़ आप यूज़ करोगे तो उसकी एफिशिएंसी तो पता होनी चाहिए, वही चीज़ हम यहाँ पता कर रहे थे, राइट। अच्छा, लास्ट जो इसके अंदर हम चीज़ यूज़ करते हैं वो है पीक इनवर्स वोल्टेज। PIV इसका नाम है। अब ये क्या होता है, डेफिनेशन में लिखता हूँ, इट इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज that appears across the diode मैक्सिमम वोल्टेज जो किसके क्रॉस अपीयर होती है, डायोड के क्रॉस अपीयर होती है व्हेन इट इज नॉट कंडक्टिंग, जब ये कंडक्ट नहीं करता है। यानी रिवर्स बाइसिंग के अंदर डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज अपीयर हो रही है वो होती है हमारे पास पीक इनवर्स वोल्टेज, जो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू जो उस डायोड के ऊपर आ रही है व्हेन इट इज नॉट कंडक्टिंग। देखो क्या करते हैं, अभी हम बताते हैं इसको। देखो आपको ऊपर के सर्किट से समझ में आ जाएगा ये, राइट। देखिए जब डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा, डायोड कंडक्ट कब नहीं कर रहा था, जब डायोड रिवर्स बाइसिंग के अंदर था। रिवर्स बाइसिंग में कब था डायोड, जब डायोड नेगेटिव साइकिल पे आ रहा था, यानी एनोड नेगेटिव से कनेक्ट हो गया था आपका। ठीक है, तो डायोड रिवर्स बाइस हो गया था। रिवर्स बाइस के अंदर देखो डायोड के अंदर मैक्सिमम वोल्टेज कौन सी अपेयर हो रही है, मैक्सिमम देखो नीचे 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 जाएंगे, वोल्टेज बढ़ती जा रही है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये वोल्टेज जाके आपकी मैक्सिमम नेगेटिव है। तो ऊपर क्या होता है, साइन वेव के अंदर प्लस वी एम होती है वैल्यू, नीचे वैल्यू क्या होती है आपकी माइनस वी एम, राइट। तो वही मैं बता रहा हूँ बस, ये प्लस वी एम है तो ये क्या है आपके पास माइनस वी एम है, मैक्सिमम वैल्यू किस में, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यही वोल्टेज अपीयर होगी डायोड के अक्रॉस जब नेगेटिव, यानी जब रिवर्स बायस होगा डायोड, क्योंकि उस केस में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे एनोड क्या हो जाएगा नेगेटिव, एनोड जब नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा, कैथोड किससे कनेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव से, क्योंकि ये यहाँ से जाके क्या कैथोड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देगा। ठीक है, तो उस केस में वोल्टेज कितनी अपीयर होगी डायोड के अक्रॉस, नेगेटिव वैल्यू वी एम अपीयर होगी। ठीक है, तो पीक इनवर्स वोल्टेज कितनी होगी इसकी, वी एम, जो डायोड के क्रॉस अपीयर हो रही है जब ये कंडक्ट नहीं कर रहा। कंडक्ट कब नहीं कर रहा, जब ये रिवर्स बाइसिंग मोड के अंदर है। ठीक है,
इससे बेसिकली डायोड की कॉस्ट डिसाइड होती है, जितनी ज़्यादा पीक इनवर्स वोल्टेज होती है उतनी ही ज़्यादा कॉस्ट का डायोड यूज़ करते हो, ठीक है। ये ये फिफ्थ है बेसिकली। तो बस मैं यही लिखूंगा अब। इन हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर, इसको हाफ वेव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आधी वेव में ही काम कर रहा है। ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव वेव आ रही है तभी काम कर रही है, नेगेटिव वेव में काम नहीं कर रहा है। नेगेटिव वेव में डायोड रिवर्स बायस हो रहा है, रिवर्स बायस हो रहा है तो उससे कोई आउटपुट नहीं आ रहा, तो पूरी नेगेटिव वोल्टेज को ही खा रहा है। तो यानी क्या हो गया, सिर्फ हाफ वेव में काम कर रहा है। तो कौन सा वेव वो हो गया रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, आधी वेव को ही रेक्टिफाई कर पा, ठीक है। इन हाफ वेव रेक्टिफायर maximum voltage appears across, maximum voltage which appears across the diode when it is not conducting, not conducting यानी reverse biased। कितना हो गया Vm, तो पी आई वी इसकी कितनी होगी, राइट। ये हो गया मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर खत्म। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसका फुल वेव रेक्टिफायर, राइट। इसमें सबसे पहले हम करेंगे सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर। सेंटर टैप्ड का मतलब सेंटर में टैपिंग कर रखी है, किसके, ट्रांसफॉर्मर के। सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर, राइट। तो पहले हम इसको देखते हैं कैसे बनता है ये सर्किट। ऐसे चले हम, ये कौन सी होगी आपकी प्राइमरी साइड होगी, ठीक है। अब हम सेकेंडरी पे चलते हैं। सेकेंडरी साइड कैसे बनेगी आपकी, ये सेकेंडरी बना दिया आपने। यहाँ पे क्या किया आपने, दो डायोड कंडक्ट कर रखे हैं। वहाँ पे एक डायोड था तो यहाँ हमने क्या कर दिया, दो डायोड लगा दिए, राइट। ये डायोड क्या हो गया D1, ये डायोड हो गया क्या D2, राइट। उसके बाद सेंटर से टैपिंग लेके, टैपिंग का मतलब एक कनेक्शन लेके हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया RL। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख रहे हो, जितने प्राइमरी में टर्न्स है सेकेंडरी में उससे ट्वाइस नंबर ऑफ टर्न्स हैं, दुगने टर्न्स हैं, ठीक है। तो यानी अगर यहाँ पे वी एम वोल्टेज आएगी आपकी, तो यहाँ पे वी इनपुट अगर यहाँ पे आएगी, यहाँ पे वी इनपुट आप अप्लाई करते हो तो वी वोल्टेज अगर आएगी तो यहाँ पे सेकेंडरी पे 2V पहुंचेगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है बस इसके अंदर। सेंटर से टैपिंग कर दी तो हमने इसका नाम रख दिया सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, और RL हो गया हमारे पास लोड रेजिस्टेंस, राइट। इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम क्या नापेंगे, आउटपुट वोल्टेज, राइट। ये हम बताएंगे आपको कैसे काम करता है आपका ट्रांसफार्मर। तो ये होगी इसकी कंस्ट्रक्शन, राइट। ये डायोड D1 हो गया, डायोड D2 हो गए, RL लोड रेजिस्टेंस हो गया, इसके अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज नापेंगे। हाफ वेव में एक डायोड यूज कर रहे थे, फुल वेव के अंदर हम सेंटर टैप के अंदर दो डायोड यूज करेंगे। तो पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो सर्किट है, यहाँ जो सर्किट है, मेक्स यूज ऑफ अ सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर, किसका यूज कर रहा है, ऑफ अ सेंटर, यानी जो बीच से टैप किया गया है, सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। द सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर है हैज थ्री टर्मिनल्स। तो सेकेंडरी के जो टर्मिनल्स हैं वो तीन है, ऊपर नीचे और बीच में, सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर। here has three terminals, right। The center terminal is taken from the center of secondary winding। सेंटर टर्मिनल कहाँ से लिया गया है, सेंटर से, is taken from the center of,
किसके, सेकेंडरी वाइंडिंग, राइट। ये हो गया। अब हम वेव शेप्स देखते हैं, इसकी वेव शेप्स कैसे आएंगी, वर्किंग कैसे आएगी इसकी, राइट। तो पहले देखते हैं पॉजिटिव हाफ। पॉजिटिव हाफ के अंदर आपको वेव शेप बना के दिखाता हूँ मैं। देखो पॉजिटिव हाफ के अंदर क्या होगा आपका, ये प्राइमरी साइड होगी, अब सेकेंडरी साइड क्या है आपकी, यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, ये हो गया, ये डायोड D1 हो गया, ये डायोड D2 हो गया। थोड़ा पीछे बना लो उसको अगर आपको थोड़ा डाउट आ रहा है तो। ये डायोड क्या हो गया, D2, ये हो गया डायोड D1, ये हो गया डायोड D2। सेंटर से टैपिंग कर दी, यहाँ पे हमने क्या कनेक्ट कर दिया, लोड रेजिस्टेंस RL, ठीक है। ये ऐसे और ये ऐसे, ये कुछ नहीं है, तो मैंने ऐसे ही बनाया, गलती से बन गया मुझसे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या नाप रहे हैं, वी आउटपुट इसके अक्रॉस, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, राइट। तो देखो अब जब यहाँ पे मेरी पॉजिटिव हाफ है, पॉजिटिव हाफ के अंदर यहाँ पे मेरी वी इनपुट यानी पॉजिटिव साइकिल यहाँ आ रही है, नेगेटिव यहाँ आ रही है, ठीक है। तो यानी ये डॉट अगर इधर है तो ये डॉट भी इधर होगा, तो डॉट अगर इधर होगा तो यानी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो इसके निचले वाले हिस्से पे क्या आएगा, नेगेटिव, ट्रांसफार्मर के, ऑब्वियस है। तो एक पोलैरिटी पॉजिटिव एक नेगेटिव, राइट। ये कोर बना दी मैंने ट्रांसफार्मर की बस दिखाने के लिए, जस्ट ऐसे इसको दिखा सकते हैं, राइट। तो अब ध्यान से देखिए, अब जब पॉजिटिव साइकिल आ रही है तो पॉजिटिव साइकिल के अंदर ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, राइट। तो ये नेगेटिव है, तो ये जो दूसरा टर्मिनल होगा इसका ये क्या होगा, नेगेटिव। तो ये इसका पहला टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पोलैरिटी क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा तो लूप के अंदर कंप्लीट करने के लिए दूसरा टर्मिनल हमेशा नेगेटिव ही होगा, ठीक है। उसी तरह ये अगर नेगेटिव, तो उस लूप को कंप्लीट करने के लिए, ये छोटे वाले लूप को कंप्लीट करने के लिए जब ऐसे चलाओगे तो वो एक टर्मिनल पॉजिटिव ही होगा। तो ध्यान से देखिए, ये जो D1 डायोड है इसके क्रॉस जो वोल्टेज है, अब ये इसकी एनोड जो है वो क्या होगी, पॉजिटिव से कनेक्ट होगी, ठीक है। तो जब पॉजिटिव से कनेक्ट होगी तो यानी ये डायोड क्या हो गया आपका, फॉरवर्ड बायस। इसी तरह इसकी जो एनोड है A2 K2, ये किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से, तो ये डायोड क्या हो गया आपका, रिवर्स बायस। ये डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस। ये डायोड क्या है, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस डायोड क्या करेगा, ओपन हो जाएगा सर्किट में, ये ओपन हो जाएगा तो अब सर्किट को रखेगा ही नहीं। ये डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी करंट को अलाउ करेगा, तो करंट ईजिली यहाँ से फ्लो करके यहाँ चला जाएगा आपका सिस्टम में, ईजिली यहाँ से फ्लो करके यहाँ चला जाएगा। और जब करंट यहाँ से जाएगा तो इस रेजिस्टेंस के अंदर स्टार्टिंग में करंट जहाँ से एंट्री करता है वहाँ से क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप करता है। तो ये टर्मिनल कैसा हो जाएगा, रेजिस्टेंस का आगे वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये भी आउटपुट हो गया आपका, ठीक है। तो बस आपको क्या बताना है इसमें, इन पॉजिटिव हाफ साइकिल जस्ट आप एक्सप्लेन कर दीजिए। इन पॉजिटिव हाफ D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड, D2 is reverse biased, ठीक है। सो D1 विल कंडक्ट, जो फॉरवर्ड बायस है वो कंडक्ट करेगा एंड गेट, एंड वी विल गेट, और उससे हमें क्या मिलेगी, आउटपुट वोल्टेज कहाँ मिलेगी, अक्रॉस RL, लोड रेजिस्टेंस, राइट। अच्छा अब हम देखते हैं नेगेटिव हाफ, ये भी और भी इम्पॉर्टेंट है, ये आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। एक बार सर्किट फिर से ड्रॉ कीजिए, ये हो गया। यहाँ पे हमने डायोड क्या लगा रखा था, D1, राइट। यहाँ नीचे हमने कौन सा डायोड लगाया था, D2, राइट। सेंटर में टैप कर दिया था, वहाँ से क्या लगा दिया था, लोड रेजिस्टेंस RL। तो जब, ये बात बताइए, ये जस्ट मिनट, ये यहाँ से मिटा दीजिए,
इसके क्रॉस हम क्या नाप रहे थे, वी आउटपुट। ये डायोड क्या था आपका D1, ये डायोड क्या था D2। तो जब नेगेटिव साइकिल आएगी, नेगेटिव हाफ आएगी, तो ये ऊपर वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा नेगेटिव एसी के अंदर, ये नीचे वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो जब ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ध्यान से मुझे देख के बताइए इस केस के अंदर क्या होगा। डायोड D1, तो ये अगर डॉट डॉट आपके ऐसे कनेक्टेड हैं, तो ये जो टर्मिनल ऊपर वाला नेगेटिव, तो ये टर्मिनल भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। इसी तरह ये जो टर्मिनल नीचे वाला पॉजिटिव, तो ये टर्मिनल क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो मैंने लूप में क्या बताया था आपको, अगर नेगेटिव है तो उस लूप को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए पॉजिटिव, केवीएल सेटिस्फाई करने के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसी तरह यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे सेटिस्फाई करने के लिए क्या आएगा नेगेटिव। ठीक है, अब मेरे को ध्यान से देख के बताइए यहाँ पे इस सर्किट के अंदर जो डायोड D1 है, A1 K1 A2 K2, उसके अंदर A1 किससे कनेक्टेड है नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो यानी डायोड D1 क्या हो गया आपका रिवर्स बायस। रिवर्स बायस हो गया तो क्या हो जाएगा ओपन। ओपन यानी ऑपरेट ही नहीं करेगा, खोल देगा सर्किट को, सर्किट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ये डायोड D2 देखो, D2 के अंदर A2 किससे कनेक्टेड है पॉजिटिव से। जब A2 पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो ये डायोड क्या हो गया आपका फॉरवर्ड बायस नेगेटिव साइकिल के अंदर। तो फॉरवर्ड बायस तो यानी करंट कहाँ से चलेगा पॉजिटिव से चलेगा, इस डायोड के थ्रू जाएगा और फिर से कहाँ जाएगा लोड रेजिस्टेंस के अंदर ऐसे जाएगा। तो जब लोड रेजिस्टेंस के अंदर करंट जाएगा तो पहले क्या करेगा ड्रॉप करेगा वोल्टेज का, तो यहाँ वोल्टेज यानी पॉजिटिव रही होगी, यहाँ वोल्टेज फिर से क्या रहेगी नेगेटिव। तो मेन चीज इसमें देखने लायक ये है कि वोल्टेज वी आउटपुट की जो पोलैरिटी वो सेम रहेगी, यहाँ पॉजिटिव हाफ में भी यहाँ पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव था, इस हाफ में भी यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, यानी वी आउटपुट की पोलैरिटी चेंज नहीं होगी, यानी वो पॉजिटिव ही रहेगा वी आउटपुट आपका। ठीक है, बेशक आपकी इनपुट वोल्टेज चेंज हो रही है लेकिन आउटपुट वोल्टेज क्या रह रही है पॉजिटिव नेगेटिव, यानी सेम डायरेक्शन में रह रही है। राइट, तो बस आपको लिखना है इसके बारे में। इन नेगेटिव साइकिल के अंदर क्या होगा, डायोड D1 इज रिवर्स बायस and diode D2 is forward biased. So we will get output voltage across D2. आउटपुट वोल्टेज किससे मिलेगी हमें वाया D2। ठीक है, बट विद सेम पोलैरिटी, ये इंपॉर्टेंट है, बट विद सेम पोलैरिटी, पहले पॉजिटिव आएगा बाद में नेगेटिव आएगा। राइट, तो अब इसकी आपको वेव शेप्स बनानी है। वेव शेप्स के यहाँ जब आपको वर्किंग की समझ में आ गई तो वेव शेप तो बजा मजाक है। देखो आप स्केल यूज़ कर लिए, यहाँ पे मैं इसको मतलब स्पीड से बढ़ाने के चक्कर में ऐसा कर रहा हूँ। दिस इज़ वी इनपुट एंड दिस इज़ वी आउटपुट। राइट, हम थीटा एंगल के साथ इसको प्लॉट कर रहे हैं। तो इनपुट वोल्टेज साइन है तो उसको कैसे प्लॉट करेंगे, ऐसे साइनोसॉइडल वेव ऐसे चलेगी आपकी, ये नेगेटिव साइकिल, ये फिर से क्या हो जाएगी पॉजिटिव साइकिल। राइट, ऐसे ये जीरो, ये एंगल कितना होगा π/2, ये एंगल कितना हो गया π180, ये एंगल कितना होगा 3π/2 यानी 270, ये एंगल कितना हो गया 2π यानी 360, ये एंगल कितना हो गया 360 + 90 दैट इज़ 450 यानी 5π/2, 360 + 180 कितना हो गया 540, दिस इज़ 3π। राइट, नीचे लेके आइए इसको। तो ध्यान से देखिए, ये पोलैरिटी इनपुट की कुछ भी होते रहे, आउटपुट की पोलैरिटी क्या है सेम रह रही है पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी वो डायरेक्शन हमने क्या मान रखी है आउटपुट वोल्टेज की पॉजिटिव। तो आउटपुट वोल्टेज स्टार्टिंग में क्या रह रही है आपकी पॉजिटिव ही रह रही है, तो पॉजिटिव ही रह रही है, तो यानी 0 से लेके π/2 तक ये पॉजिटिव रही, उसके बाद पाई तक ये पॉजिटिव होगी, फिर पाई के बाद भी फिर से क्या रह रही है पॉजिटिव ही रह रही है। पोलैरिटी आउटपुट वोल्टेज की जब अभी मैंने बताया था पॉजिटिव साइन पहले आ रहा है ना, और पॉजिटिव साइन पहले आ रहा है तो यानी वो आउटपुट क्या हो गया उसका पॉजिटिव हो गया। इसी तरह ये फिर से क्या हो गया पॉजिटिव, फिर से ये पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको लग रहा है ये अब जो आउटपुट वोल्टेज है वही आपके आउटपुट करंट आएगी, बस उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, तो यानी करंट का क्या वो बन जाएगा, ये वेव शेप्स देखो सेम एकदम, ये आपका करंट बन गया।
आई आउटपुट, वी आउटपुट कॉमा आई आउटपुट, ये एंगल थीटा के साथ हम इसे प्लॉट, राइट। तो ये आप प्लॉट कर सकते हो, यानी पाई बाई टू, ये कितना हो गया पाई, 3 पाई बाई टू, 2 पाई, 5 पाई बाई टू, ये कितना है 3 पाई, राइट। तो पॉजिटिव हाफ में कौन सी चीज़ कंडक्ट कर रही थी, ये लिख भी दीजिए इसमें, D1। इस हाफ में कौन सा चीज़ कंडक्ट कर रहा है, D2। फिर पॉजिटिव हाफ में कौन सा कंडक्ट कर रहा है, D1, राइट। तो जो ब्लैक वाली वेव है वो मेरी आउटपुट वोल्टेज की है, जो नीले वाली वेव है वो मेरी आउटपुट करंट की है। तो बस अब फिर से इसके पैरामीटर्स निकालने हैं आपको सारे के सारे। अब देखो इसका पीरियड पाई हो गया है। फुल वेव क्यों नाम दिया हमने इसको, क्योंकि पूरी वेव को रेक्टिफाई कर रहा है, ये पॉजिटिव हाफ को भी नेगेटिव हाफ को भी दोनों को रेक्टिफाई कर रहा है, रेक्टिफाई को दोनों को पॉजिटिव बना रहा है। देखो पॉजिटिव वेव तो पॉजिटिव यूं क्यों आ गई, नेगेटिव वेव को भी इसने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, तो रेक्टिफाई कर दिया, यानी पूरी साइकिल के अंदर ये दोनों वेव्स को रेक्टिफाई कर रहा है। तो तभी इसका नाम क्या रख दिया हमने, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या कर रहा था, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव को कन्वर्ट कर रहा था, नेगेटिव को तो वो छोड़ रहा था। ये लेकिन पॉजिटिव को भी ले रहा है और नेगेटिव को भी ले रहा है, तो इसलिए हम इसका क्या नाम दे दिया हमने, फुल वेव रेक्टिफायर, राइट। तो अब बस हमें पैरामीटर्स निकालने इसके, इसका पीरियड कितना हो गया, यानी कितने टाइम बाद ये वेव रिपीट कर रही है, पाई 180 के बाद देखो फिर से वही वेव स्टार्ट होगी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। फिर 2 पाई के बाद देखो 360 के बाद देखो फिर से वही वेव स्टार्ट होगी, तो उसका पीरियड कितना होगा, 180 डिग्री हो गया। बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी करंट। वहाँ पे 1/2 पाई ले रहे थे, तो इसका पीरियड कितना हो गया, पाई हो गया, तो यानी यहाँ पे पाई लेंगे। आई डी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/पाई बी एम साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। इस पीरियड पाई के अंदर 0 से लेके पाई तक ये कौन सी वेव है, और यहाँ पे भी लिमिट्स कौन सी होती हैं, पीरियड की, जो आप पीरियड यूज़ कर रहे हो, पीरियड कहाँ से कहाँ यूज़ कर रहे हो, 0 से पाई। बस अब इसको सॉल्व कर दो, 1/पाई। अगर हम करंट की टर्म्स में निकाल रहे हैं तो वी एम वोल्टेज नहीं लेंगे, हम करंट लेंगे यहाँ पे आई एम, सॉरी ये गलती कर दी हमने। तो यहाँ पे क्या रखो आप, आई एम, जैसे उसमें रखा था। तो आई एम बाहर आ जाएगा बटा पाई, 0 to पाई क्या आ गया, साइन थीटा डी थीटा। अब वो पुराने वाला फॉर्मूला याद करो फिर से, साइन थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा कर लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, लिमिट्स को चेंज करना पड़ेगा कॉस थीटा में कन्वर्ट करने के लिए। तो आई एम बटा पाई कॉस थीटा 0 to पाई, ये साइन पॉजिटिव हो गया। अब थीटा की जगह ये वैल्यूज़ पुट कर दो। थीटा की जगह पहले क्या पुट किया, 0, फिर थीटा की जगह क्या पुट किया, पाई। इसमें से घटा दो, ये ऊपर वाली लिमिट में से नीचे वाली की लिमिट घटती है। तो आई डी सी की वैल्यू क्या आ गई, कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस पाई कितना होता है -1, तो 1 माइनस माइनस 1, तो 1 माइनस माइनस 1 कितना हो गया 2, 1+1, 2 आई एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 आई एम बटा पाई। तो ये क्या हो गया आपका आई एवरेज आई डी सी। तो ये पहली इक्वेशन आ गई अपनी इंपॉर्टेंट, राइट। दूसरी चीज़ क्या निकालनी है हमें, आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि इन्हीं से रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी रिपल फैक्टर ये सारी चीज़ें इन्हीं से निकलेंगी। तो इसलिए दोनों चीज़ें निकालनी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एवरेज वैल्यू और आर एम एस वैल्यू। आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए क्या करोगे, फिर से वही आर एम एस का स्क्वायर, इसमें पीरियड कितना है 1/पाई स्क्वायर, ऊपर पीरियड कितना है 0/0 to पाई, फिर से क्या किया वेव का स्क्वायर कर दिया, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। बस आपको ये पीरियड और ये लिमिट्स यही चेंज करनी है, बाकी सेम है हाफ वेव रेक्टिफायर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आई एम स्क्वायर को बाहर लो बटा पाई स्क्वायर, इसको आप क्या लिखोगे 0 से पाई को साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब मैंने पिछले उसमें क्या बताया था, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो जस्ट उसको आप पुट करो इसके अंदर, तो क्या वैल्यू आएगी, आई एम स्क्वायर बटा पाई स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा 2 इंटू डी थीटा 0 to पाई, राइट। तो आई एम स्क्वायर बटा पाई स्क्वायर 2 आप बाहर ले आओ, तो फिर से देखो इसमें कॉस थीटा डी थीटा 0 to पाई। अब इसको खोल दीजिए, जस्ट सिंपल, ये क्या है सब्ट्रैक्शन है, माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा 0 to पाई। ये मैंने क्या बताया था, तो कॉस थीटा का पीरियड कितना होता है 2 पाई, कॉस 2 थीटा का पीरियड कितना होता है पाई, तो पाई के बाद रिपीट करेगा तो नहीं पूरे पाई में कंप्लीट हो जाएगा कॉस 2 थीटा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। ये पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट अगर आप देख लेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो जस्ट ये यहाँ पे डी थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या थी एक्स, इसी तरह डी थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी थीटा। तो डी थीटा की जगह क्या आ गया थीटा 0 to पाई।
अब जस्ट ये थीटा की जगह वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखो कॉस थीटा था वहाँ पे, तो थीटा की जगह ही पुट कर रहे थे, कॉस 0 माइनस कॉस पाई। यहाँ पे थीटा है तो थीटा की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, पाई माइनस 0। तो आई एम स्क्वायर बटा, नो दिस इज नॉट पाई स्क्वायर। देखो ये गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, ये 1 बटा पाई आएगा स्टार्टिंग से ही। यस, ये गलती कर दी हमने। आप उसमें देखिए जैसे 1/2 पाई लिया था हमने, तो यहाँ 1 बटा पाई लेंगे, राइट। ओके जस्ट अ मिनट, इसको रब करते हैं। ये ऐसे ये गलती कैसे होगी हमसे। आई एम स्क्वायर बटा पाई, पीरियड नीचे आता है डायरेक्टली, पीरियड का स्क्वायर नहीं होता कभी भी। आई एम स्क्वायर बटा 2 पाई, राइट। फिर से ये 2 पाई, यहाँ भी क्या आएगा 2 पाई, 2 पाई इंटू पाई, पाई से पाई कट गया तो कितनी वैल्यू आ गई, आई एम स्क्वायर बटा 2। ये किसके इक्वलेंट है, आई आर एम एस स्क्वायर के। तो आई आर एम एस क्या हो गया, दोनों तरफ रूट ले लो, क्या वैल्यू आ गई, आई एम बटा रूट 2। तो ये हमारे पास एवरेज करंट, आर एम एस करंट निकाल गया, राइट। एवरेज करंट निकाल दिया हमने, आर एम एस करंट निकाल दिया। अब तीसरा फैक्टर क्या निकालना था हमें अपने को, बताओ, रिपल फैक्टर। कितना रिपल्स प्रेजेंट है इसमें, कितना एसी कंटेंट प्रेजेंट है इसमें। तो ये निकालने के लिए क्या था, हम निकाल रहे थे रिपल फैक्टर, इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे थे। दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट आई आर एम एस बटा आई डी सी का स्क्वायर -1। देखो वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं जो हाफ वे में यूज कर रहा था। तो जस्ट वैल्यूज पुट करो, आर एम एस वैल्यू कितनी है, सेकेंड को यूज करके आई एम बटा रूट 2 का स्क्वायर, आई डी सी की वैल्यू कितनी है, आई एम बटा कितनी है, 2 आई एम बटा पाई का होल स्क्वायर -1। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, आई एम स्क्वायर बटा 2, और इसको करोगे तो 4 आई एम स्क्वायर बटा पाई स्क्वायर -1। तो ध्यान से देखो, ये पाई स्क्वायर कहाँ जाएगा ऊपर, आई एम स्क्वायर से आई एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, पाई स्क्वायर बटा 4 दूनी क्या हो गया 8 -1। तो अगर आप इसको इवेलुएट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0.482। ठीक है, तो यानी रिपल्स हैव रिड्यूस कंसिडरेबली। उसमें कितनी आ रही थी वैल्यू 1.21, इसमें रिपल फैक्टर कितना आ रहा है 0.482, यानी इसमें एसी का कंटेंट काफ़ी कम है, रिपल्स इसकी यानी काफ़ी कम हो चुकी हैं, रिड्यूस हो चुकी हैं रिपल्स इसकी, राइट। जस्ट अ मिनट, राइट, mouse should be operated very carefully, yeah, right। ये हो गया आपका, तो इसको आप लिख भी सकते हो, दैट इज रिपल्स हैव रिड्यूस्ड, रिड्यूस हो चुकी हैं कंसिडरेबली, बहुत हद तक, ठीक है, एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। उसकी कितनी थी 1.21 रिपल फैक्टर, राइट। उसके बाद लास्ट जो फोर्थ हम क्या निकाल रहे थे, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी, कि भाई एफिशिएंट कितना है, वो तो कितना था 40.6%, बहुत कम एफिशिएंट था वो, यानी 40.6 यूनिट ही पावर को वो किस में कन्वर्ट कर रहा था, डीसी में, 100 यूनिट अगर आप ले रहे थे तो। यहाँ पे क्या है, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी निकालने के लिए पी डी सी बटा पी ए सी इंटू 100%। पी डी सी क्या होता है अपने पास, बताओ, आई स्क्वायर डी सी इंटू आर एल। पी ए सी क्या होता है अपने पास, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर एल। यानी इन चीज़ों को यहाँ पुट कर देंगे बस, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, आई स्क्वायर डी सी इंटू आर एल अपॉन में आई स्क्वायर ए सी इंटू आर एल गुणा में 100%। आर एल से आर एल कट गया, तो क्या वैल्यू आ गई, आई स्क्वायर डी सी बटा में आई स्क्वायर ए सी
गुणा में 100%। अब DC की वैल्यू रखो फर्स्ट इक्वेशन से कितनी थी 2Im बटा पाई, ये इसका स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी थी Im बटा √2, इसका स्क्वायर इंटू में 100%। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 81.2%। देखो यानी उसकी डबल होगी, 40.6 थी उसमें, इसमें कितनी होगी रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी 81.2, यानी अगर आप 100 यूनिट डालते हो इनपुट AC पावर तो 81.2 आउटपुट आपको क्या देगा, ये DC देगा। ठीक है, तो कितना डिफरेंस आ गया दोनों में, राइट। डबल एफिशिएंट है ये उसका। और लास्टली पीक इनवर्स वोल्टेज, इसका नाम हम देते हैं PIV। सो वोल्टेज अक्रॉस डायोड व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड, ये इसमें ज़्यादा होती है, बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इसके अंदर, व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड। ये PIV इसका बहुत ज़्यादा होता है। PIV कितनी रेटिंग हो जाती है VM माइनस माइनस वी एम, दैट इज इक्वल टू 2 VM। उसमें VM अप्लाई हो रही थी, यहाँ पे 2 VM आएगी। अच्छा कैसे होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ईजी है वैसे तो, फिर भी एक बार कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर ही देता हूँ, राइट। देखिए ध्यान से देखिए, जब रिवर्स बायस कौन सा हो रहा है इस केस के अंदर, नेगेटिव हाफ में D1 रिवर्स बायस हो रहा है, तो एनोड की वोल्टेज क्या होगी है, ध्यान से देख के बताइए मेरे को। एनोड की वोल्टेज क्या होगी है नेगेटिव, नेगेटिव यानी -VM आ गई है एनोड पे। और कैथोड की वोल्टेज बताओ कितनी होगी इस टाइम पे, कैथोड की वोल्टेज के K1 किससे कनेक्टेड है, K1 ध्यान से देखो, K1 यहाँ से यहाँ से जाते हुए किससे कनेक्टेड है, K2 से। ऐसे देखो, ऐसे इससे इससे कनेक्ट कर सकते हो आप पॉजिटिव से। और ये पॉजिटिव कितना था, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज VM थी खुद भी, ठीक है। तो ये जब VM थी तो ये इससे नेगेटिव से कनेक्ट होगी, तो उसके इसमें कितना हो गया, VM यहाँ पे वोल्टेज आ गई इसकी, -VM वहाँ पे, तो नेट वोल्टेज कितनी होगी, कैथोड में से एनोड की घटा दो, VM माइनस माइनस VM, कितनी वोल्टेज अपियर हो रही है इस डायोड के क्रॉस 2। ये VM पे है, ये -VM पे, तो टोटल कितने पे हो गया 2VM नहीं हो गया। VM से पहले जीरो पे आना पड़ेगा, फिर जीरो से -VM पे जाना पड़ेगा, तो टोटल ये 2VM इसके क्रॉस वोल्टेज अपियर हो रही है, पीक इनवर्स वोल्टेज। तो ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो यानी ये डायोड महंगे आएंगे आपके, जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर आप डायोड यूज़ करोगे, क्योंकि उसके अक्रॉस जो आउटपुट पीक इनवर्स वोल्टेज जो अपियर हो रही है, यानी जिस वोल्टेज को सस्टेन कर पा रहे हैं रिवर्स बायसिंग के अंदर, वो 2 है। अगर आप उससे ज़्यादा वोल्टेज की चीज़ें यूज़ करते हो या डायोड उससे कम रेटिंग का यूज़ करते हो, डायोड आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा रिवर्स बायसिंग के अंदर, वो होल्ड ही नहीं करेगा इतनी वोल्टेज को, राइट। तो ये था आज का लेक्चर हमारा, जिसमें हमने फुल वेव रेक्टिफायर और सेंटर टैप्ड एंड हाफ वेव रेक्टिफायर कवर किया, राइट। लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया, इसलिए मैं जो बाकी का पोर्शन है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, राइट। तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, राइट।